हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इसका नाम क्या है? मल्टीप्लायर क्या होता है। चलो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है? लेसन नंबर 6 नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, यानी कि मल्टीप्लायर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। और साथ साथ समझेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करना है, सारी चीज डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। तो पहले हम कुछ चीज समझते हैं। यहाँ पे हम सब जानते हैं प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोडक्शन को करना। लेकिन क्या प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन करता है? क्या खुद सारी चीजें प्रोड्यूस कर लेता है? उसे कौन कौन से इनपुट की जरूरत पड़ती है वो सब पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसे कुछ इनपुट चाहिए होते हैं, उसे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने होते हैं, है ना, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी बार पढ़े हुए हैं। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एक बार याद दिलाना। वो होते हैं हमारे पास यहाँ पे लैंड यानी कि जमीन, लेबर मजदूर चाहिए होते हैं, कैपिटल पैसा चाहिए, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये हमारे जो है टॉपिक ये से चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें। अब दिक्कत क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं वो से ऑलमोस्ट सोसाइटी से मिलती है। तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो उसे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब दिक्कत क्या है कि वो इन सब चीजों को क्या करता है? पेमेंट करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर पेमेंट। और जिनको ये पेमेंट मिलती है उनको ऐसे कैसे मिलती है? फैक्टर इनकम। तो जैसे लैंड के बदले क्या पे करेगा? रेंट देगा लैंड के बदले, ठीक है। लेबर के बदले क्या देगा? वो यहाँ पे वेजेस या फिर सैलरीज। और कैपिटल के बदले क्या देगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या देगा? प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले वो इस तरीके से फैक्टर पेमेंट करता है। किसी को रेंट की फॉर्म में पेमेंट देगा, किसी को वेजेस की फॉर्म में, किसी को इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो ये तरीके होते हैं पेमेंट करने के। अगर हम यहां पे समझे तो प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटीज रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर किसी भी प्रोड्यूसर को कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जो किसी टाइप की होंगी। लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। तो ये वो फैक्टर प्रोडक्शन है जहां पे उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। व्हेन टैक्सेस और सब्सिडीज आर अब्सेंट, जब हमारे पास ना तो हम यहाँ पे टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना ही हम किसी प्रकार की सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, आर अब्सेंट, द फाइनल आउटपुट वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जो फाइनल वैल्यू आती है किसको? भाई मान लो इन चारों चीजों को उसने यूज किया, लैंड यूज की, लेबर यूज की, प्रोड्यूसर ने कैपिटल यूज की, एंटरप्रेन्योरशिप यूज करी, इन सब चीजों को यूज करके प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रोडक्शन से क्या कमाएगा? फाइनल वैल्यू। फिर जो फाइनल वैल्यू है वो इन सारी चीजों में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ पैसा रेंट की फॉर्म में चला गया, कुछ पैसा वेजेस की फॉर्म में चला गया, कुछ पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में चला गया। इस तरीके से जो पैसा जो है वो डिवाइड हो जाता है। द फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एज वेजेस फॉर लेबर, लेबर को वेज चला गया, रेंट चला गया, रेंट फॉर लैंड एटसेट्रा। इफ देयर इज इन एक्सेस, अगर कुछ पैसा बच गया है तो रिटेन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, तो वो बंदा रख लेता है जिसने बिजनेस के लिए दिमाग लगाया था, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया था एज अ प्रॉफिट। तो देखो विच इज नोन एज प्रॉफिट। तो एज अ प्रॉफिट बाकी बचा हुआ पैसा किसका रहता है? मालिक के पास रह जाता है। और अगर पैसा नहीं बचा, लॉस हो गया, तो लॉस भी किसको होता है? एंटरप्रेन्योर को ही होता है। तो ये जो है ना, ये तरीका होता है प्रोडक्शन का कंप्लीट प्रोसेस। फिर यहाँ पे एक टाइप क्या आता है? एवरेज फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि टोटल एंड द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द एवरेज प्राइस ऑफ आउटपुट कमोडिटीज एंड द जीडीपी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे क्या बात है? एवरेज फैक्टर पेमेंट हो, चाहे नेशनल इनकम हो किसी भी इकोनॉमी की, या फिर एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है, एवरेज प्राइस जो है आउटपुट का, या फिर जीडीपी हो, ये सब कैसे पता लगती है? जीडीपी ऑफ नेशन से। द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन्ड और द प्रॉफिट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है प्रॉफिट का, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चाहे वो फैक्टर पेमेंट हो, क्योंकि वो इनकम बन जाता है किसी ना किसी का, तो टोटल इनकम से भी हम जीडीपी निकालते थे, टोटल एक्सपेंडिचर से भी हम जीडीपी निकालते थे, और टोटल प्रोडक्शन से भी हम जीडीपी ही निकालते थे। ये वही बात आ गई यहाँ पे, वही सारी चीजें आ गई घूम फिर के कि जीडीपी निकालने के लिए हम प्रोडक्शन को भी यूज कर सकते थे। अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारा खर्चा किया गया,
तो वो एक्सपेंडिचर बना, तो एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते थे, और वो किसी न किसी के इनकम भी बना होगा, क्योंकि भाई ये फैक्टर पेमेंट सोसाइटी में किसी न किसी के पास तो गए होंगे ना, जिसके पास गए होंगे उसके क्या बना होगा, वो फैक्टर इनकम। और इनकम दो ही तरह की होती है, या तो ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम तो फ्री में मिल जाए, बिना कुछ करे मिल जाए, और फैक्टर इनकम जिसके लिए काम करना पड़े फिर वो मिलती है, ठीक है। तो जो भी इनकम गई है यहां से फैक्टर पेमेंट के तौर पे, वो किसी ना किसी को कैसे कैसे मिलती है, फैक्टर इनकम के तौर पे मिलती है, और ये चेन लगातार चलती रहती है। यानी कि प्रोड्यूसर्स का पैसा किसके पास आता है, कंज्यूमर्स के पास, यानी कि सोसाइटी के पास एज अ फैक्टर पेमेंट, और फिर वो पैसा घूम फिर के वापस प्रोड्यूसर के पास आता है जब वो उन प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। तो ये जो सर्कल है लगातार चलता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सर्कल फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं, कि मनी जो है टिकती नहीं है, ठीक है, वो जो है सर्कुलेट होती रहती है लोगों के बीच में। फिर यहाँ पे क्या आता है अगला पॉइंट, तो विद न्यू साइकिल, अगर हम न्यू साइकिल की बात करें, विद न्यू साइकिल, अगर मान लो अगर बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन वगैरह करना है, कोई नई साइकिल आ गई है बिजनेस की, तो देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट फैक्टर्स, तो हमें जो है अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इंक्रीज द आउटपुट, ताकि आउटपुट के लेवल को इंक्रीज किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस के अंदर आउटपुट का लेवल जनरेट करना है तो अपने इनपुट्स का लेवल बढ़ाना होगा, वरना क्या होगा, या तो आपका आउटपुट लेवल सेम रहेगा फिर कम हो जाएगा। तो ये वही बात यहां पे है कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट फैक्टर दैट इंक्रीज द आउटपुट, इसके जरिए हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक हम इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर लेते। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा डिमांड एंड देयरफॉर प्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, कि इसी तरीके से जो एक्सेस डिमांड है वो जनरेट की जाती है, और इसी तरीके से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो भी जनरेट की जाती है। यानी कि मल्टीप्लायर एक ऐसा तरीका है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसके जरिए प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और कंजप्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। सपोज करो अब एक प्रोड्यूसर ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, अपने काम को एक्सपेंड किया है। अब काम को एक्सपेंड करने के लिए उसने कुछ मजदूर रखे होंगे, कुछ लेबर्स रखे होंगे, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एंगेज किए होंगे, ठीक है। तो उसने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। अब दिक्कत है भैया, प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर दी, डिमांड कौन करेगा, ये तो प्रोडक्शन की बात करिए, अपने आउटपुट लेवल तो बढ़ गया है, लेकिन सोचो वो तो फैक्टर पेमेंट है वो कहां गया है, सोसाइटी के पास, यानी किसी न किसी के लिए क्या बनाए, इनकम बनाए। फैक्टर पेमेंट जो प्रोड्यूसर ने करी थी अपने आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, वो किसी न किसी के लिए क्या बना, फैक्टर इनकम बन गया। अब वो इनकम कहां खर्च करेगा, तो ये एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हुआ है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जरिए ही प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाता है और इसी के जरिए ही कंजप्शन भी बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले स्टार्टिंग में एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस को बढ़ाता है, आउटपुट लेवल को जनरेट करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, और फिर वही पैसा सोसाइटी के पास जाता है जिन्होंने उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करी थी, तो वही सोसाइटी उन गुड्स और सर्विस को कंज्यूम भी करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है यहाँ पे हमारा, हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं किसको कह सकता हूं कि ये जो है एक आइडियल इनकम है हमारे सोसाइटी के लिए। तो इसका एक सिंपल सा पॉइंट है, ये हमारे पास है एडी नोट, ये हमारे पास क्या है, कंजप्शन, ठीक है। और यहां पे देखो एडी नोट है, ये क्या है, सी प्लस आई, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट अचीव करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। और यहां अगर आप इस पॉइंट से लाइन खींचोगे ना नीचे की तरफ, ठीक है, हमने एक लाइन खींच दी पे वर्टिकली, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या बनता है, इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कि ओ वाई ओ, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ओ वाई ओ बोल रहा हूं मैं, ओ वाई नोट, ठीक है। तो ओ वाई नोट हमारा क्या बन जाएगा, अभी ओ वाई ओ बच्चे ओ पढ़ देते हैं इसे, ठीक है। तो ये ओ वाई नोट है, ठीक है। तो ओ वाई नोट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है हमारे पास ये, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि सी प्लस आई बराबर है सी प्लस एस के, और सी से सी काट दूंगा मैं, दोनों जगह सी है, यूं भी है, सी आके माइनस हो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई प्लस आई इक्वल्स टू एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने ये समझाया था कि इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो सी प्लस आई बराबर होता है सी प्लस एस के, सी सी कट जाएगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, ये हमारा बच जाता है। तो ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब आता है हमारे पास असली टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मतलब कहते हैं कि जो डिमांड होनी चाहिए, जो इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, कुछ ज्यादा ही लोग डिमांड कर रहे हैं,
तो एक्सेसिव डिमांड जो है वो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट कर देता है, और वो कभी भी जो है वो एक इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट में कर देते हैं डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट। तो इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट टर्म, जहां पे डिमांड उतनी ही हो रही है, एग्रीगेट डिमांड उतनी ही है जितना हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट किया जा रहा है इन शॉर्ट रन एट अ गिवन प्राइस लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिव डिमांड। तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ना, वो डिफाइन करता है हमारा किसको, इफेक्टिव डिमांड को। यानी कि जो इस इनकम पे डिमांड की जाएगी वो हमारे पास अपने आप ही क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डिमांड होगी। यानी कि ऐसी डिमांड जो आउटपुट के बराबर है, और ऐसी डिमांड जब भी डिमांड आउटपुट के बराबर होती है उसको हम क्या बोल के चलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आप कह सकते हो इनकम का भी। तो इन द इकोनॉमी, यानी कि ये कंडीशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम यानी कि मार्केट के अंदर बैलेंस बना के चलती है, संतुलन बनाए काम करती है। अब यहां से आता है हमारा मल्टीप्लायर है कंसेप्ट। तो मल्टीप्लायर है क्या, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। इस टॉपिक को ना अभी यहां तक हमने स्टडी कर लिया है, पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, फिर मैं इस फॉर्मूले को डिराइव भी करूंगा, तो मैं वो उतार लेता हूँ पूरा टॉपिक, फिर ढंग से पढ़ेंगे मल्टीप्लायर को। तो पहले यहाँ तक इसको जो उतारना उतार लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अभी जाना कहीं नहीं है, डेरिवेशन बाकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो समझेंगे, और फिर डेरिवेशन पढ़ेंगे, और फिर करेंगे इस वीडियो को क्लोज। पहले यहाँ तक इसको जो उतारना उतार लो, मैं सब इरेज कर दूंगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे नया चमकता हुआ कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। उतार लो इसे। तो आगे समझते हैं मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। हाँ, तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है। हाँ, तो के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो मल्टीप्लायर है वो रेशियो होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। मतलब इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पे कैसा क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों का भी हमें समझ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लायर क्या बन गया हमारा, रेशियो किस चीज का, चेंज इन इनकम किसके साथ, चेंज इन विद रिस्पेक्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम में क्या फर्क पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट करने से। तो मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम। देखो वहां पर लिखा भी हुआ है कि मल्टीप्लायर ये डिफाइन करता है कि जो इंक्रीज है इनकम में वो किस लेवल पे आ रहा है विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें, कि कहीं ना कहीं हम अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को करते हैं। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन आल्सो राइट दैट डेल्टा वाई इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा आई। तो यहाँ पे देखो क्यों उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो के क्या था, लाइन खींचूं तो के था हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और हमने मैसे पढ़ा है भाई पूरी डिवाइड में यहाँ पे यहाँ के क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो के डेल्टा आई, ये हमारा क्या बन जाएगा डेल्टा वाई। तो ये आ गया। तो यहां से क्या डिफाइन हुआ हमारा, दिस मींस दैट इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू मल्टीप्लाई टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज जो है ना इनकम में कितना हुआ है, के टाइम्स हुआ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हियर वैल्यू ऑफ के होल्ड्स की द इंक्रीज इन इनकम, और यहाँ पे के की वैल्यू आती है कि इनकम में इंक्रीज किस लेवल पे हुआ है विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमारे इनकम पे किस लेवल का फर्क पड़ता है, वही हम यहाँ पे चेक करते हैं किसके जरिए, मल्टीप्लायर के जरिए। यानी कि हमारी इनकम कितने टाइम्स हो गई जो हमने नई इन्वेस्टमेंट करी उसके हिसाब से। अब जैसे कि इसकी मैं डेरिवेशन समझाता हूँ, मेन चीज है इसकी डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन डिस्कस करेंगे तो ये यहाँ पर देखो, तुम सब जानते हैं भाई जो सी प्लस आई है वो सी प्लस एस के बराबर है। अभी भी वहां भी डिफाइन किया था मैंने कि सी प्लस आई जो है वो सी प्लस के बराबर क्यों होता है, क्योंकि वाई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजप्शन प्लस सेविंग या फिर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर वाई इसके बराबर भी है और वाई इसके बराबर भी है तो मैं चाहूं तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। मैंने दोनों को इक्वेट कर लिया। अब सी सी कट गया, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना आया, सेविंग। अब मैंने अभी क्या किया, तो देखो एक फॉर्मूला मैंने ये भी समझा कि चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन इनकम। भाई हमारी इनकम में जो भी चेंज आए उसको दो ही तो काम करोगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट चेंज कर दोगे, ठीक है, या फिर आप क्या कर दोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट में लगाओगे उसे, या फिर आप कंजप्शन में लगाओगे। यानी कि इनकम में चेंज बराबर आता है कि आपने उस पैसे का इन्वेस्ट कितना किया और आपने उस पैसे का कंजप्शन कितना किया, कंजप्शन कितना चेंज किया। अब मैं करूंगा क्या, तो देखो ये दोनों चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा सी प्लस में डेल्टा आई। मतलब चेंज इन इनकम, सपोज करो इनकम में 100 रुपए का चेंज आया, आपने कंजप्शन कर लिया उसका 80 रुपए, तो 80 रुपए आपने डेल्टा सी में यूज कर लिया, यानी कि 80 रुपए से आपने कंजप्शन इंक्रीज कर ली, और 20 रुपए से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, क्योंकि 20 रुपए बचाओगे ही तो जब कंजप्शन 80 रुपए करिए तो, और वो बचाया पैसा कहाँ यूज होगा, इन्वेस्ट करने में।
तो 20 रुपए मैंने यहां लगा दिया। तो इसलिए डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के इक्वल होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई से, तो जब डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई से ये भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये पार्ट भी डिवाइड होगा। और जब इसके ऊपर में डेल्टा वाई, तो देखो इससे कट नहीं जाएगा, ये 1 बचेगा सिर्फ, यहाँ तो यहाँ बच गया 1। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से एमपीसी का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर मैं एमपीसी का देखूं तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा वाई, यहाँ पे सॉरी ये डेल्टा वाई, ये हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि ये दिखाता भी यही है कि हम जो है वो इनकम में चेंज के हिसाब से कंजप्शन पे किस लेवल का चेंज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला किसका होता है, एमपीसी का। उसे उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये था हमारे पास, यहाँ पुट कर मैंने क्या किया, एमपीसी। यहाँ पे क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि एमपीसी हमारे के माइनस का हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, ये आ गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन अभी ये नहीं बात करनी, हमें इसकी बात नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। नहीं, हमें बात किसी करनी है कि इनकम में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो मैं उल्टा कर दूंगा, इसके नीचे 1 लूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। जब रेसिप्रोकल करूंगा तो इस तरफ वाला ऊपर चला जाएगा, तो देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बन गया, यहाँ पे 1 ऊपर 1 माइनस एमपीसी नीचे। अब ये फॉर्मूला बना हमारा किसका, मल्टीप्लायर का, ये फॉर्मूला इसका बना मल्टीप्लायर का। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये क्या दिखाता है कि भाई इनकम में किस हिसाब से चेंज हो रहा है जब हम इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो वैसे अगर आप समझो ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखी हो, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, मैं इसको डी वाई अपॉन में डी आई लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, जो किसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब एक चीज और समझते हैं कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का समान होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये मैं डिस्कस किया था जब मैं आपको रिलेशन समझा रहा था किसके बीच में, डिफरेंट प्रोपेंसिटीज के बीच में। प्रीवियस वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं कि दोनों का सम जो है 1 क्यों होता है, 1 को हमने प्रूफ भी किया था, तो ये 1 होता है हमारा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं एमपीएस की वैल्यू निकाल सकता हूं। एमपीएस की वैल्यू क्या है, यहां से एमपीसी को वहां भेज दूंगा, 1 माइनस एमपीसी, ये क्या आ गया हमारा एमपीएस। तो वही देखो 1 माइनस एमपीसी क्या आ गया हमारा एमपीएस। तो चाहे आप फॉर्मूले में ये लिखो चाहे आप ये लिखो, बात आपकी एक ही बढ़ जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में क्या है, एमपीसी 0.5 है, डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, हमें डेल्टा वाई निकालना है। मतलब इन्वेस्टमेंट हमने करी 100 करोड़ और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.5, तो हमारा इनकम किस लेवल पे चेंज होगा, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला तुमको पता ही है, ये हमारा फॉर्मूला, कहां गया फॉर्मूला, ये रहा। तो एक चीज करते हैं, हमें क्या निकालना, डेल्टा वाई निकालना है ना, डेल्टा वाई निकालना है, छोड़ दो उसे। डेल्टा आई पता है क्या, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ यहां डाल दिया, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस में एमपीसी, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की कितनी है 0.5, तो एमपीसी 0.5 है, क्या आ जाएगा 0.5। अब 1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5, भाई एक में से क्या आधा, तो आधा ही बचेगा, तो आएगा 1 अपॉन में 0.5। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो नीचे क्या जाएगा, एक के बाद एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि भाई पॉइंट हटाने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट के आगे जितनी नंबर ऑफ डिजिट हो ना, नीचे 1 लिख के उसके आगे उतनी ही जीरो लगा देते हैं। तो जीरो लगा दी, अबे 5 से 10 गया 2 पे, ये 2 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होने से 2 1 2 हो जाएगा ऊपर। तो ये आपका बनेगा, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन में 100, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन में 1 बच जाएगा, ये वहां चला गया। डेल्टा कितना आया 200 करोड़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा वाई, कितना आंसर आया है 200 करोड़। यानी कि जब हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया 100 करोड़ से, तो हमारी इनकम में चेंज कितना आया 200 करोड़ का। और वो किससे पता चला हमें यहाँ पे, इससे 0.5 से। थोड़ा ना एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा खेलते हैं। यहाँ पे मान लो चेंज कर दो, इसको 0.2 कर दो, तो 0.2 करूंगा तो थोड़ा ध्यान समझ रहा हूं, 0.2 कर रहा हूं मैं इसे, 0.2 करूंगा तो कितना होगा ये 0.8, तो 0.8, क्योंकि देखो 0.2 कर रहा हूं तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 का मतलब क्या है, 0.8 का मतलब होता है आपका 8/10 यानी कि 4/5, 5/4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5/4। तो डेल्टा वाई अपॉन 100 और ये हो जाएगा 5/4। कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये 4 से हट गया 25 पे, 25 में 125 आ जाएगा, 125 करोड़। मतलब हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने एमपीसी की वैल्यू को बढ़ाया, यानी कि मैं कंजप्शन ज्यादा कर दी,
यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे 0.2 कर दिया था ना हमने, कम कर दी, जैसे हमने एमपीसी वैल्यू कम कर दी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी क्या होगी, कम से होगी। मतलब जितना हमारा एमपीसी कम होगा तो इन्वेस्ट मल्टीप्लायर का आंसर भी कम आएगा, और जितना हमारा ये ज्यादा होगा ठीक है उतना ही हमारा आंसर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये भी चीज ध्यान रखना। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और ये हमारे सिंपल से फॉर्मूले थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। कुछ टॉपिक जो है, कुछ क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बारे में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, मैं अगर ज्यादा क्वेरीज आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी बातें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वो मैं करवाऊंगा जब हमारा पूरा टॉपिक जो है, पूरा जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। पिछले चैप्टर के आखिरी में भी यूज हुआ था, पर वहां पे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।